देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। ये किस भारत की बात हम लोग कर रहे हैं? ये आर्थिक भारत है, ये राजनीतिक भारत है, या ये सांस्कृतिक भारत है? और जब ये सवाल हमारे जहन में आता है तो बार बार हमें इसका एक ही जवाब मिलता है कि जिस भारत की हम बात करते हैं वो शायद सांस्कृतिक भारत ही है। भारत की सांस्कृतिक थाती ही है जो भारत को पूरे विश्व में अलग पहचान दिलाती है। भारत की जो आइडेंटिटी है, भारत की जो पहचान है, भारत की जो अस्मिता है, भारत का जो अस्तित्व है, वो दरअसल संस्कृति से ही है। और संस्कृति यानी वो संस्कृति नहीं जिसे कल्चर कहा जाता है, वो संस्कृति जो भारत की जड़ों में, भारत के अलग अलग कोनों में रच बस रही है। और ऐसी ही संस्कृति की कुछ जानकारी, कुछ अलग बातें, कुछ अलग पहलू, उन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं देश के प्रख्यात गीतकार, फिल्मकार, कारपोरेट जगत की जानी मानी हस्ती, विज्ञापन जगत की जानी मानी हस्ती और सबसे बड़ी बात एक बहुत प्रखर सांस्कृतिक चिंतक श्री प्रसून जोशी जी। प्रसून जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड अल्मोड़ा से प्रसून जी आते हैं और जो भारत का जो मूल स्वरूप है, जो भारत के कस्बों में, गाँव में, छोटी छोटी जगहों पर, पहाड़ों में, तराइयों में बसता है, उस सब की सौंधी महक, उस सब की सुगंध लेकर प्रसून जी हमारे बीच आते हैं। इसलिए उनकी जो अनुभव की जो व्याप्ति है, अनुभव का जो विस्तार है, वो बहुत अनंत है और बहुत ही विशिष्ट है। और इसीलिए कहीं कहीं जब प्रसून जी कहते हैं मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए, तो सचमुच देश पूरी तरह से झंकृत हो जाता है, क्योंकि वो कहते हैं मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। प्रसून जी, आज हम आपसे जानते हैं कि दरअसल आप भारतीय संस्कृति के मायने क्या रखते हैं? आपके मन में भारत की संस्कृति को लेकर क्या बिंब उभरता है? देखिए, भारत की संस्कृति का कहीं ना कहीं जो आपके अवचेतन में जो रहती है वो संस्कृति है। जो सामूहिक अवचेतन है हमारा, उस सामूहिक अवचेतन क्या है? मैं आपसे कुछ जिस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ, जिन अलंकरणों का आप प्रयोग कर रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ। ये क्यों हम कर पाते हैं? जिन बिंबों का प्रयोग आप अपनी भाषा में करते हैं, मैं कैसे समझ लेता हूँ? मैं कैसे समझ लेता हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं एक सामूहिक अवचेतन होता है, हाँ। एक समाज का, हाँ। और वो सामूहिक अवचेतन जो होता है उसमें कई चीज़ें शायद हम मुखरित रूप से नहीं देखते हैं, लेकिन वो हमारे अवचेतन में होती हैं। उसी की वजह से आप पर मैं संवाद कर पा रहे हैं जी। वरना मैं ये कहता कि मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार, तो आपको वही अनुभूति क्यों होती जो मुझे भी हो रही है? बिल्कुल सही। तो इसलिए कहीं एक सामूहिक अवचेतन है और उसमें छोटे छोटे सूक्ष्म धागे हैं जी। और ये धागे मिलकर एक तरह का एक फैब्रिक बनता है, एक पूरा, बिल्कुल, जिसमें छोटे छोटे धागे जुड़े हुए हैं। उस पूरे ताने बाने को आप संस्कृति कहते हैं। वो संस्कृति का एक धागा निकालेंगे तो उसमें भी संस्कृति होगी, लेकिन उन सबको साथ में मिलाएंगे तो संस्कृति का एक स्वरूप, एक रूप आपके सामने आता है। और अपनी अपनी तरह से हम उस संस्कृति का हिस्सा हैं। जो हम बातचीत कर रहे हैं अभी, जो हम संवाद कर रहे हैं, ये उसी संस्कृति से उपज रहा है और उस संस्कृति में जुड़ भी रहा है जाकर जी। तो एक तरह से सतत प्रवाहित धारा है जिसमें नई नई चीज़ें जुड़ती जा रही हैं। और देखिए क्या है, जो सृजन, हम कई बार कहते हैं कि मैंने ये सृजन किया, सृजन करने वाला तो एक ही था ठीक बात। सृजन तो जो होना था वो हो गया जी। आपके पास सिर्फ एक वेंटेज पॉइंट है कि आप कहाँ से उसको देखते हैं। जैसे कि आप एक नदी को देखते हैं तो एक व्यक्ति जो उस नदी की लहरों से जूझ रहा होता है, उसके लिए वो नदी आक्रामक होती है। वो कहता है आक्रामक है बड़ी लहरें, मैं इनसे जूझ रहा हूँ। पर एक व्यक्ति जो साक्षी भाव से वहाँ बैठकर ध्यान लगा रहा है, उसके लिए शांत है नदी जी। नदी तो वही है, हाँ।
तो हम लोगों के पास क्या है? हम लोगों के पास धीरे धीरे अपना एक ताना बाना हम जोड़ते हैं, अपनी कल्पना से, अपने विचारों से, अपने रोज जिस तरह से हम जीते हैं, जीवन शैली से एक ताना बाना जोड़ते हैं। और जो बना हुआ है, जो सर्जक है, जिसने पहले से उसको रच दिया है, उसमें अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जोड़ते हैं। वरना जो आध्यात्मिक लोग होंगे वो तो आपको कहीं ले जाएंगे और कहेंगे कि सब कुछ एक में विलीन हो जाता है। हाँ। और सब विद्या और अविद्या की बात आएगी। फिर माया और सत्य की बात आएगी। तो कहीं ना कहीं संस्कृति उसी ताने बाने का हिस्सा है जो हम मनुष्य को, और मनुष्य शायद संस्कृति की बात करता है, शायद पशु नहीं करता, क्योंकि मनुष्य के मन में, अवचेतन में संस्कृति जीवित रहती है। तो मुझे लगता है हम सब उस संस्कृति का हिस्सा हैं, लेकिन हम सब उस संस्कृति का हिस्सा बनकर भी एक बड़ा स्वरूप है, एक सेंट्रल नैरेटिव है जी। इसके बावजूद एक सेंट्रल नैरेटिव है। जब व्यक्ति देखता है कि वहां जाकर भी प्रसून जोशी वही हैं जो अल्मोड़ा के प्रसून जोशी हैं, या जो चंबा की घाटियों में प्रसून जोशी हैं, ये आप कैसे साधते हैं? ये मैं आपको एक कविता, अगर आप मुझे, कविता मैंने लिखी थी, हाँ, शायद इससे स्पष्ट हो कि उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे। वाह, उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे। जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी, उतने ही तुम हरियाओगे। क्या बात है, बहुत सुंदर। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे। जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी, उतने ही तुम हरियाओगे। धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। वाह, धरती के अंतस में जो गहरा उतरेगा, उसी के नैनों में जीवन का राग दिखेगा। जिन पैरों में मिट्टी होगी, धूल सजेगी, उन्हीं के आगे एक दिन सारा विश्व झुकेगा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तने तने से क्यों हो वृक्ष, तने तने से क्यों हो वृक्ष, टूट जाओगे। जितना झुकना तुम सीखोगे, उतना ही तुम लहराओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे। तुम तक पत्थर आते हैं, सौभाग्य तुम्हारा। तुम कुछ दे सकते हो, ऐसा भाग्य तुम्हारा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तुम तक पत्थर आते हैं, सौभाग्य तुम्हारा। तुम कुछ दे सकते हो, ऐसा भाग्य तुम्हारा। यदि तुम पर यौवन आएगा, पुष्प खिलेंगे, तभी एक दिन महकेगा वैराग्य तुम्हारा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यदि तुम पर यौवन आएगा, पुष्प खिलेंगे, तभी एक दिन महकेगा वैराग्य तुम्हारा। शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष, मुरझ जाओगे। शुष्क शुष्क से क्यों हो वृक्ष, मुरझ जाओगे। जितना अश्रु नहाओगे तुम, उतने ही खिलते जाओ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। हाँ, जड़ का होना और जड़ होना, बहुत अच्छी। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहाँ चेतन तुम हो सकते हो। बहुत सुंदर। जड़ का होना और जड़ होना अलग अलग है। जड़ के बिना कहाँ चेतन तुम हो सकते हो। चुप हो जाना और चुप रहना अलग अलग है। शब्द बिना तुम अर्थहीन हो सकते हो। बहुत सुंदर बात। सिमटे सिमटे क्यों हो वृक्ष, बिखर जाओगे। ये शाखाएं नृत्य करेंगी हवा से जब तुम बतियाओगे। उखड़े उखड़े क्यों हो वृक्ष, सूख जाओगे। जितनी गहरी जड़ें तुम्हारी, उतने ही तुम हरियाओगे। तो आपके प्रश्न का उत्तर मैंने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझे लगता है कि ये अगर हमारे लोग इसे ढंग से सुनेंगे, ढंग से गुनेंगे, सुनने से ज़्यादा गुनना है, तो मुझे लगता है वो सारी बातें आपने कह दी हैं कि जड़ों में जीना, जड़ों को बांध के रखना, जड़ों की तरफ लौटना और उससे फिर अपना विस्तार पाने की विस्तार पाना। क्योंकि अगर आप नहीं हैं तो आप उखड़े उखड़े हो जाएंगे, और जब आप उखड़े उखड़े हैं तो आप दिखेंगे भी उखड़े उखड़े। और आप में वो जो तो आप कह रहे थे कि अल्मोड़ा से मैं आज भी, आप मेरी कविताओं को ले लीजिए, बिंबों को ले लीजिए, या मैं जिस तरह से जीवन को जीता हूँ, मैं हर समय ये कहीं ना कहीं जो ऊर्जाओं का मुझे ऊर्जा मिलती है, वो ऊर्जा अब भी उत्तराखंड की वादियों से ही मिलती है। अब भी मैं जब लिखता हूँ कि तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, तो वो मैं, लोग उसको छम से कहते हैं लेकिन वो झम से है। और झम जो है वो उत्तराखंड की जो पहाड़ी लोग हैं उनको पता है कि झम से कैसे धूप आती है। तो ये कहीं से वो बिंब जो है आपके अवचेतन में, और ऑथेंटिसिटी होती है। देखिए कल्चर में जब आप कहीं किसी परिवेश में पलते बढ़ते हैं और वो परिवेश आपकी धमनियों में होता है तो वो परिलक्षित होता है, और बार बार जब आप उसकी उंगली थामते हैं वो आपको सही दिशा में ले जाता है।
और जिसे हम कहते हैं ना प्रिटेंशियस क्या है और ऑथेंटिक क्या है। हाँ। ऑथेंटिक मतलब जो आपके अंदर सचमुच है, उसकी ही कोशिश करनी चाहिए, उसी को प्रयास ये करना चाहिए कि उस तक पहुंच सके। ज़्यादातर हम में से ज़्यादातर लोग या तो, और भारत में आज बहुत आवश्यकता है कि अपनी संस्कृति के प्रति एक तरह का गर्व महसूस हो लोगों को। मैं क्या करता था कॉर्पोरेट जगत में, खासकर कम्युनिकेशन के फील्ड में हूँ, तो कई लोग मुझे नए यंगस्टर्स को जॉब के लिए आते हैं और क्रिएटिव लोग आते हैं। मैं प्रयास करता था कि हमारे यही ऑथेंटिक हो, प्रामाणिक हो जो हो। तो मैं कोशिश करता था कि छोटे शहरों से, रूरल एरिया से जो लोग आते हैं उनको मैं शामिल करूं अपनी टीम में, उनको हिस्सा बनाऊं। और ये रखता था मैं अपेक्षा कि शायद उनका जो बैकग्राउंड है, उनकी जो समझ है, वो झलकेगी। कई बार फिल्मों में भी स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि कुछ समय के बाद वो लोग ऐसी कोई बात नहीं बोल रहे हैं, ना मुहावरों का प्रयोग कर रहे हैं, ना लोकोक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो कोशिश की उन लोगों के साथ बैठने की। एक तरह की हीन भावना है, अपने ही कल्चर को, अपने ही परिवेश को, अपने ही बैकग्राउंड को अपने से काट देना। और ये कॉन्फिडेंस जो है कि अगर मैंने ये कहावत बता दी गांव की, कि भाई मैंने एक दिन कहा कि जाके पैर ना फटे पिबाई ओ का जाने पीर पर आई, तो बोला ये हमारे यहाँ कहते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, फिर आप क्यों नहीं बोलते? आप क्यों नहीं कहते? बिल्कुल ठीक। तो ये मुझे क्यों कहना पड़ रहा है? नहीं, क्या कह सकते हैं? मैंने कहा क्यों नहीं कह सकते आपको। मैंने कहा ये भाषा, कौन सी भाषा की बात हम कर रहे हैं? देखिए फिल्मों में भी जब मेरा कई जगह जो है एक तरह का संवाद जब होता था फिल्म के लोगों से, तो मैं अक्सर ये कहता था कि मुझे लग रहा है कि हम लोग जो भारत की मूल आत्मा है उससे कटते जा रहे हैं। हमने एक बबल बना लिया है जिसमें हम जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा शायद ज़मीन से निकली हुई नहीं है, वो जो धरती के अंतस से निकली हुई नहीं है, और वो दिख नहीं रही है। और शायद वो एक समय था जब फिल्मों का बनना हमारे देश में शुरू हुआ, तो आप देखें किस तरह की फिल्में बनी। या तो आपने माइथोलॉजिकल स्टोरीज थी आपकी पहले से जी, उन पर आपने पिक्चर बनाई, या साहित्यकारों की रचनाएं थी। जो भी था वो ऑथेंटिक था। जब किसान का चित्रण गोदान में आप कर रहे थे तो वो प्रेमचंद जी ने लिखा था। मुंशी प्रेमचंद की समझ आपको मिल रही थी। अब वो धीरे धीरे वो रविन्द्रनाथ टैगोर की आपको समझ मिल रही थी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की समझ मिल रही थी। ये जो पूरा तार था ये कहीं टूट गया। अब आप अपनी ही समझ से आप चित्रण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए फिल्म बना रहे हैं जिन लोगों से आपका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल ठीक। उनके जीवन की बिबाई, उनके पैर की बिबाई आपने कभी महसूस नहीं की। बिल्कुल। और आप उनका चित्रण कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में वो आपके लिए अदर है। वो लोग, ये बहुत आप सुनने को मिलेगा आपको, ये कॉर्पोरेट जगत में भी आपको सुनने को मिलेगा और फिल्म में भी सुनने को मिलेगा। दोज पीपल, देम कौन है? ये अस है। जब तक आप देम को अस नहीं बनाएंगे तब तक आप सही रिप्रेजेंटेशन कल्चर का नहीं कर सकते। और वो फेक होगा, वो प्रिटेंशियस होगा। हमारे देश में कहीं ना कहीं वो स्थिति है। यही दरअसल जो हमारी चर्चा की जो मूल में भी जो बात है वो यही है कि ये जो संस्कृति है, जो कल्चर जिसकी बात कर रहे हैं, ये कल्चर अस की बात करता है या देम की बात करता है या मी एंड यू की बात करता है। और दरअसल भारत की यही विशेषता रही है। इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अयम निजो परेवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये कहने वाली भारतीय संस्कृति और सारी वसुधा को अपना कुटुंब मानने वाली भारतीय संस्कृति अचानक कैसे, कब, कहाँ, कब बदल गई और अस एंड देम की बात आने लगी।
यानी ये मैं और वो लोग कोई और लोग हैं, ये विभाजन रेखा आ गई। पता नहीं ये कब हो गया, क्यों हो गया, कैसे हो गया। और इसी संदर्भ में जब बात कर रहे थे प्रसून जी, आपने भी बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि कुछ दिनों पहले ही जो व्यक्ति इधर से इधर आ जाता है वो एकदम एक विभाजन रेखा सी खींच देता है कि ये मेरा कल्चर, ये मेरी संस्कृति, और वो उनका कल्चर, वो उनकी संस्कृति। जिसे लोग कंपोजिट कल्चर कहने लगे, जिसे लोग कॉम्प्लेक्स कल्चर कहने लगे। आप बार बार एक शब्द पर जोर दे रहे हैं, ऑथेंटिसिटी। और वो जो ऑथेंटिसिटी है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिसिंग हो गई है। कुछ कहाँ गड़बड़ हो गई समझ में नहीं आ गया। आपकी एक बहुत सुंदर सी कविता है, समझो कुछ गलत है। जी जी जी। मुझे बार बार वो एक तरह से हॉन्ट करती है कि ये कहीं, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपकी जड़ें अगर ज़मीन पर हैं तो सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। समझो कुछ गलत में आपने वो सारी बातें कहने की कोशिश की है कि कैसे ये अस और देम का फ़र्क आ गया, कैसे मैं और उसका फ़र्क आ गया, कैसे हमने अपने आप को अपनी जड़ों से काट लिया। अगर आप वो कविता सुनाएंगे तो हम उस बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब बचपन तुम्हारी गोद में आने से कतराने लगे, जब माँ की कोख से झांकती जिंदगी बाहर आने से घबराने लगे, समझो कि कुछ गलत है। जब तलवारें फूलों पर जोर आजमाने लगे, जब मासूम आंखों में खौफ नजर आने लगे, समझो कुछ गलत है। जब ओस की बूंदों को हथेलियों पर नहीं हथियारों की नोक पर ठहरना हो, जब ओस की बूंदों को हथेलियों पर नहीं हथियारों की नोक पर ठहरना हो, जब नन्हे नन्हे तलवों को आग से गुजरना हो, समझो कि कुछ गलत है। जब किलकारियां सहम जाएं, तोतली बोलियां खामोश हो जाएं, समझो कि कुछ गलत है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत है, क्योंकि जोर से बारिश होनी चाहिए थी पूरी दुनिया में, हर जगह टपकने चाहिए थे आंसू, रोना चाहिए था ऊपर वाले को आसमान से, शर्म से झुकनी चाहिए थी इंसानी सभ्यता की गर्दनें। शोक नहीं सोच का वक्त है, शोक नहीं सोच का वक्त है, मातम नहीं सवालों का वक्त है। अगर इसके बाद भी सर उठाकर खड़ा हो सकता है इंसान, तो समझो कुछ गलत है। आजकल नया शब्द आ गया है लाइफ स्किल्स। स्किल्स में ज़्यादा जोर है, आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की जो कला है और उसके माध्यम से जो जीवन जीने का जो आनंद है। दरअसल हम आनंद के लिए कहाँ जी रहे हैं, हम आपाधापी में जी रहे हैं किसी चीज़ के लिए, बार बार किसी चीज़ को प्राप्त करना है, अर्जित करना है, इसी उधेड़ बुन में है। शायद वो भारतीय संस्कृति का वैसे भी हिस्सा नहीं रहा। हम कभी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की तरफ ध्यान नहीं देते थे। हम कहते थे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब लोग जिए, आपका भी हक है, मेरा भी हक है। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो गया और ये जो प्रतिस्पर्धा हो गई कि इससे कहीं आगे निकलना है, इससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ें करनी है, तो वो जो जीवन का आनंद है, जीवन की जो मूल बात है, वो कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। देखिए डीएनए में डीप डाउन अगर उसके केंद्र में अगर सब चीज़ें जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, वो अगर आपको अंदर से तैयार कर देती है जीवन के लिए, तो वो शिक्षा, फिर आप कुछ भी करें, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप जो भी बने, कहीं वो मूल में अगर आप कहाँ से, वो प्रस्फुटन कहाँ से हो रहा है, उत्स क्या है उसका, अगर मूल में अगर आपके करेक्शन है, क्लियरिटी है, वहाँ पर अगर आपको साफ साफ आपको पता है कि जीवन क्या है, आपने उसको आत्मसात किया है, तो वो किसी भी रूप में आप मैनिफेस्ट करें, वो यू कैन express it and manifest it in whichever way you want. You can choose to be a doctor, you can choose to be an engineer. आप जीवन में कोई भी जिस भी क्षेत्र में जहाँ भी आप निष्णात होना चाहते हैं, आप जाएं, उस क्षेत्र में जाएं, लेकिन वो हाउ है, व्हाट नहीं है। हाँ। हाउ माई अर्निंग माई लिविंग, What am I earning it for? What am I earning? ये सवाल का जवाब नहीं। बिल्कुल ठीक है। अभी जैसे आपने परिवार की बात की, मैं तो बार बार कहता हूँ कि आदमी की जो सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन वो उसका परिवार होता है, फैमिली होती है। और भारत में मूल रूप से हमारी जो पूरी की पूरी जो सामाजिक संरचना है, उसमें परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
दुर्भाग्य से हमने जब ये आयातित संस्कृति, जो इम्पोर्टेड कल्चर आया, उसने एक बड़ा जो हमारे साथ नुकसान किया वो ये किया कि जो फैमिली नाम की जो हमारी संस्था थी उसको बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं विभक्त कर दिया, तोड़ दिया। तो इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कि क्या, खैर ये कोरोना के काल में एक तरह से फैमिलीज शायद फिर से लौट के एक साथ आई हैं या नहीं आई हैं, पर फैमिली ट्रेडिशन क्या संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करती है, किस तरह से करती है? बिल्कुल करती है। जिस आंधी की आप बात कर रहे हैं, जिसमें हम हमारे वैल्यूज़ या कहीं खोती सी दिखाई देती हैं, ये जो आत्मश्लाघा है, ये जो इंडिविजुअलिज्म है, जो कहीं एक इंडिविजुअलिज्म की बात करें कि मेरा क्या, यू कैन डू इट, यू हैव टू बी नंबर वन, जो स्वार्थ हम इंजेक्ट करते हैं। देखिए, स्वार्थ इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो मार्केट के लिए ज़रूरी होता है कि मैं अगर ये कपड़े पहन लूँगा तो शायद सबसे अलग हो जाऊँ, मैं अलग हूँ, मैं किसी का हिस्सा नहीं हूँ। किसी ने मुझसे उस दिन कहा कि देखिए, ये जो सोशल मीडिया है, इसमें इसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं। मैंने कहा अगर आप ट्राइबल कल्चर में जाएं, फोक म्यूज़िक देखें, ये जो कॉन्डिसेंक्शन है ना, जिसे कहते हैं आर्ट में कि मैं बेहतर हूँ, सेल्फ का जो कॉन्सेप्ट है, मैं, ये बहुत बाद में आया है। आप देखिए, अगर फोक म्यूजिक में तो कुछ लोग गाते हैं और फिर कुछ बैठ जाते हैं, फिर कुछ और खड़े हो जाते हैं, हाँ। फिर वो सब साथ नाच करने लगते हैं। एक तरह का सामूहिक सेलिब्रेशन है। वहां पे ये नहीं है कि देख मैं तेरे से बेहतर हूं। ये आउटशाइन करने की जो बात है, और उसको हमने फ्यूल किया है, धीरे धीरे हमने उसको बार बार बढ़ाया है, और वहीं कहीं कंफ्यूजन आया कि आपने कहा कि मेरा क्या होगा। आज एक टर्म चलती है मी टाइम, आप सुनेंगे टीनेजर्स में, आई नीड मी टाइम। आपने कभी सुना था मी टाइम? नहीं। परिवारों में वो क्या है कि मुझे मी टाइम चाहिए, मतलब आप अलग हैं। आपका कलेक्टिव जो सामूहिक जो आपका वो था रोल, एक भूमिका कि आप साथ में मिलकर कुछ कर रहे हैं या साथ में मिलकर जीवन जी रहे हैं, उससे आपने स्वयं को काट के इंडिविजुअलिज्म को बढ़ावा दिया। आपने कहा कि आपका गोल, आपने लाइफ में क्या पाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो सौंधापन था, मिट्टी का सौंधापन, या जो संबंधों की ऊष्मा थी, या किसी का हाथ पकड़ के रोक लेना कि अरे बैठ थोड़ी देर में चले जाना, ऐसी भी क्या जल्दी है, वो सब चीज़ें धीरे धीरे हमने पता नहीं खो दी हैं, पता नहीं अपने आप गुम हो गई, या हमने भी कहीं ना कहीं उसको खोने में मदद की है, सरेंडर कर दिया है या किसी और को सौंप दिया है, और पता नहीं कौन सी एक संस्कृति को अंगीकृत कर लिया है। और सारा जो ताना बाना है, अब चूँकि आप कारपोरेट जगत से भी आते हैं, इसलिए मैं इस मोह को रोक नहीं पा रहा हूँ आपसे पूछने का कि क्या सचमुच अर्थ हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? क्या सचमुच इकोनॉमी हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि वो पूरी की पूरी हमारे जीवन की जो नैसर्गिकता है, स्वाभाविकता है, उसको लीलती चली जा रही है? और ये आपसे बेहतर इसलिए कोई नहीं बता सकता क्योंकि आप उस नैसर्गिक जीवन में भी हैं और कारपोरेट जगत में भी हैं। देखिए, अर्थ का महत्व उसके अर्थ को समझने के बाद होना चाहिए। वो अगर आपको आपकी सोच को, आपके विचारों को कुंद कर दे और आपको जीवन का वो उद्देश्य लगने लगे, इट इज टूल्स, दिस इज अ टूल, इट इज अ मीन, इट इज नॉट एन एंड इन इट्सेल्फ। इट इज नॉट एन एंड। अभी हो क्या रहा है कि वो अपने आप में एक लक्ष्य बनता जा रहा है। अर्थ जो है ना, वो जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है, और इसे कभी आप उसे छोटा नहीं आंक सकते, क्योंकि वो जीवन के मूल से जुड़ा है। जिस तरह से हमने जीवन जीने का फैसला किया है, आज जो आधुनिक जीवन हम जी रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो उसके प्राण तक पहुंच चुका है। लेकिन वो
जब तक हम ये ना समझें कि वो अपने आप में कहीं लक्ष्य ना बन जाए। लक्ष्य तो जीवन जीना ही है। लक्ष्य तो एक मनुष्य का लक्ष्य क्या है, इसीलिए आध्यात्म की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर डायरेक्शन अर्थ ही डिसाइड करने लगेगा विश्व को कहाँ जाना है, मानव को कहाँ जाना है, हमें आपको कहाँ जाना है, अगर इसका निर्णय अर्थ करने लगेगा तब तो मुश्किल आ जाएगी। लेकिन आज ये हो रहा है प्रसून जी, और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि संस्कृति जो है उस तरह से इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं है, इसलिए वो संस्कृति कहीं बैक सीट पर है। या ये अब यही कहा ना, देखिए इसका मतलब इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होना लक्ष्य हो गया। हाँ, यही संस्कृति लक्ष्य नहीं रह गई। हाँ। जीवन लक्ष्य नहीं रह गया। अगर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होना, आज जो है जिस चीज की एक्सचेंज वैल्यू नहीं है उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है। तो किसी को अच्छा महसूस कराना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। कहीं हमें यह भी मानना होगा कि कई चीजें हैं जो बहुमूल्य हैं और उनकी कीमत नहीं होती है। अगर ऐसा होता हो तो जो वेस्टर्न सोसाइटीज़ है, देखिए उनका लिविंग स्टैंडर्ड हमसे बहुत अच्छा है। मैं मानता हूं कि हमारे देश में या बहुत से जो प्रगतिशील देश हैं उनको अपने नागरिकों का जीवन स्तर जो है ऊपर ले जाना चाहिए, एक हद तक तो जाना ही चाहिए, ऐसा जीवन जी सके। क्योंकि एक जो मॉडर्न वर्ल्ड हमने बनाया है उसमें कुछ ज़रूरतें हैं, वो मूल हैं, वो उनको हम दरकिरार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद क्या? और आप देख रहे हैं कि मूलतः प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है लोग। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक मॉडल जो हमने विश्व का बनाया है, इस पर पुनर्चिंतन की आवश्यकता है। ये जीवन को क्या दे रहा है, लोगों को क्या दे रहा है, इस पर तभी आप चिंतित होते हैं जब आप उसके परिणाम देखते हैं। जब आपको लगता है लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, लोगों में एक तरह का तनाव है। देखिए तनाव मुक्ति के कितने आज वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है हर दूसरा तीसरा आदमी कहेगा मेरा एक श्रिंक है। श्रिंक उसका एक तरह की जरूरत हो गई है। इसकी जरूरत हो गई। मनोवैज्ञानिक से आपको मिलना पड़ता है। हाँ। आप क्यों मनोवैज्ञानिक से इतना मिल रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो ताना बाना हमने जुड़ा है, इसमें अर्थ बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रोल अदा करता है, क्योंकि उसको हमने सेंटर पे रख दिया है। उसकी जो भूमिका थी उसमें उसको जरूरत से ज्यादा अहमियत दे दी है। देखिए वो बहुत अहम चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उसकी इंपॉर्टेंस से, महत्व से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका प्रयोग किस तरह से किया जाना चाहिए। और जब आपने शिक्षा की भी बात की, वही मूलतः वही प्रश्न है कि आप स्किल डेवलपमेंट करके आप रोजगार, जो लोगों के पास रोजगार नहीं है वो आपकी ये बात ये ऐसा कहेंगे कि आप हवाई बातें कर रहे हैं कि जब तक लोग किसी के पास खाने को नहीं होगा वो क्या सोचेगा। सच बात है। तो मैं वहाँ बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ से, लेकिन उसके बाद क्या? नहीं, और कलाकार रमता भी है। देखिए ऐसा भी नहीं, हमने देखा भी है कि प्राथमिकताएं ऐसी नहीं है कि भाई सिर्फ पैसा ही पैसा हो। व्यक्ति को जो आनंद मिलना चाहिए, जो आपने कहा कि कई बार कई चीज़ें ऐसी भी करनी पड़ती हैं जिसकी कोई कीमत नहीं है, पर आपको अच्छा लगता है और हम अच्छा लगने के लिए करते हैं। आपको वो कविता पिछले बार सुनाई थी जी, अपनी ग्रैंडमदर के बारे में। हाँ, आपको याद है जी? और मैंने क्या कहा था उसमें कि अगर मुझे अगर यहाँ कहीं हो, हाँ, अगर हो तो हम कि मैंने ये कहा था कि उत्तराखंड वाले की थोड़ा नानी दोहराता हूँ, थाम के उसकी सूजी उंगली खुद को खड़ा हुआ पाता हूँ, दोनों हाथ कमर में उसके फर्श लीप कर खड़ी हुई है, उसी फर्श पे तखत खड़ा है जिस पर गुड़िया बड़ी हुई है, मेरी छोटी बहन। ऊंची धोती ऊंचा माथा, बेपरवाह फकीरी उसकी, एक ट्रंक में सारी पूंजी, वारे वाह अमीरी उसकी। क्या बात है। अब ये बताइए, ये एक जो महिला है जिसकी मैं, मेरे उत्तराखंड की रूरल कृषक महिला थी वो, उनका मैं उनसे, उनके पास क्या था? और कुछ मैंने कहा ना, एक छोटी सी ट्रंक था, उसमें उनकी सारी पूंजी थी, और क्या थे, कुछ कपड़े थे, कुछ ये थे, कुछ मुड़े तुड़े नोट होंगे। पर मैंने उस महिला को, अपनी ग्रैंडमदर को, कभी ना मुस्कुराते हुए नहीं देखा। नहीं, और उसमें भी और उनके पास हमेशा कुछ देने को हमें होता था। वही मैं कह रहा हूं। जबकि आर्थिक रूप से अगर आप जाएंगे तो कहेंगे भाई इसके पास क्या है पूंजी। पर वो पूंजी तो उसके हृदय से निकलती थी।
वो उसके संस्कारों से निकलती थी, उसके प्रेम से निकलती थी। और अगर हम ये पूंजी, इस पूंजी को अगर नहीं समझेंगे कि ये कितनी बड़ी पूंजी है, मैं कोई आदर्शवादिता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भूखे रहेंगे लोग, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि उससे, अर्थ से ऊपर जीवन को रखना ही होगा। ये बात वही जो आपने कही, दादी की बात की, उसमें भी एक संदूक में जो उसकी सारी अमीरी छिपी है, उसमें से भी आप मांगेंगे तो सहर्ष देगी। जो लेना है वो ले लो। करेक्ट। ये जो एक भाव कि अरे इसमें क्या है, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, ये भाव ही कहीं ना कहीं खत्म हो गया। और हम इतने ज़्यादा संकुचित हो गए अपने दायरे में कि ये भूल ही गए कि इससे परे जो अर्जन है, आर्थिक अर्जन जो है, इकोनॉमी है, उससे परे भी कुछ चीज़। और मुझे लगता है कि हमारे यूथ में, देखिए, ड्राइव ऐसा नहीं है कि ड्राइव नहीं होना चाहिए, ड्राइव होना चाहिए, और कुछ और पाना, कुछ, पर वो अपने लिए नहीं पाना, एक कलेक्टिव, एक लक्ष्य के लिए पाना। क्योंकि मैं एक लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं देश को एक लक्ष्य की तरफ ले जा रहा हूं, अपने समाज को एक लक्ष्य की तरफ ले जा रहा हूं, इसलिए उसको करना और उस कोशिश को करते रहना। लेकिन उसे ये भी जानने की आवश्यकता साथ साथ है कि सिंपल प्लेजर्स ऑफ लाइफ क्या हैं, जीवन के जो मूल सत्य वो क्या हैं, ये रिश्ते क्यों महत्वपूर्ण हैं, ये देश क्यों महत्वपूर्ण है, ये गांव क्यों महत्वपूर्ण है, ये नदी क्यों महत्वपूर्ण है, इसका भी ये एहसास खत्म होता है। क्यों आप दोहन और शोषण की बात करते हैं आज प्रकृति का, क्यों करते हैं? मैं उत्तराखंड में जब पल बढ़ रहा था तो मैंने कभी प्रकृति के साथ प्रतिद्वंद्विता नहीं देखी। मैंने हमेशा ये देखा कि ये नदी है, इसको हम नमन करते हैं, ये सूर्य है, इसकी पूजा करते हैं। ये आपने बाद में देखा कि प्रकृति पर विजय पाने की मानव की जो अभिलाषा है वो मानव को कहां ले जा रही है। वो उसको और उस प्रकृति को माना मान के वो उसका शोषण पे उतर आया है। मां के तो शोषण नहीं कर सकता था, जब तक मां मानेगा नहीं कर सकता था। अब प्रकृति को फिर वो अदर मानने लगा है। प्रतिद्वंद्विता भी हो गई, एक तरह की प्रतिद्वंद्विता भी कर रहा है और शोषण भी कर रहा है। और इन दोनों के बाद उसको मिल क्या रहा है, बताइए आप? उसको वो क्या खो रहा है? वो ये खो रहा है कि जो नर्चरिंग क्वालिटी ऑफ नेचर होती है वो खो रहा है। तो कहीं अगर हमारा एटीट्यूड नहीं चेंज होगा जीवन के प्रति, और वो एटीट्यूड कौन चेंज कर सकता है? वो संस्कार चेंज कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि आज विश्व को जो हमारे भारतीय सोच है उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। लेकिन प्रसून जी, अभी आपने जो थोड़ी देर पहले युवाओं का जिक्र किया, और भारत कहा जाता है कि विश्व का सबसे युवा देश है और आगे आने वाले और 10 सालों में विश्व की सबसे ज़्यादा युवा आबादी भारत में होगी। तो युवाओं पर केंद्रित बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब युवाओं पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि इन दिनों में जो हमारे विशेषकर युवाओं में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, जैसे कहते हैं केओस, सामाजिक जो सोशल मीडिया है उसके कारण है, या ओवर इन्फॉर्मेशन के कारण है, या ओवर टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट के कारण है। पर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारी उथल पुथल हो रही है। इसके बारे में आपका क्या सोचना है कि क्यों ऐसी इतनी सारी उथल पुथल है? ऐसा लगता ही नहीं कि सब कुछ जरा ठीक ठाक चल रहा है। देखिए, एक तो हम जब युवा ऊर्जा की बात करते हैं, मैं बहुत मानता हूं कि युवाओं में ही वो ऊर्जा होती है जो बदलाव को लेके आती है। लेकिन युवाओं को साथ साथ एक दिशा भी चाहिए होती है, उनको एक दिशा चाहिए होती है, और वो दिशा जो है सोच से, विवेक से, समझ से, संस्कृति से आती है। इसीलिए शिक्षा की आवश्यकता महसूस होती है, और उस शिक्षा की आवश्यकता, जिस शिक्षा की आप और मैं बात कर रहे हैं जी। क्योंकि अगर आप किसी भी फोर्स को लें और या तो वो फोर्स अगर उसको दिशा नहीं जाएगी, शायद बिखर सकता है, या वो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सकता है। जब तक उस पूरे उन ऊर्जाओं को संगठित नहीं किया जाएगा, उन्हें दिशा नहीं दी जाएगी, तो उनका सकारात्मक प्रयोग नहीं होगा। दूसरी बात आपने की कि आज हम जिस युग में हो रहे हैं, जहां पर शोर बढ़ गया है, और कई लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया पर खासकर लोगों को लगता है कि ये कौन सी आवाज़ है, कैसी बात कर रहे हैं लोग, क्या हो रहा है,
और हमने तो कभी सुनी नहीं ऐसी बातें, कई लोग कहते हैं। और ख़ासकर एक वर्ग जिन्होंने कभी इस देश की के बारे में सोचा ही नहीं, जो इस उनको खासकर ऐसा लगता है कि जो एक बबल में रहते हैं कि ये कौन सी आवाज़ें हैं, कई बार हमारे गीतों में प्रयोग होते हैं, उनको लगता है ये कहाँ से आ रही हैं आवाज़ें। ये सारी हमारे देश की ही आवाज़ें हैं। आप तब तक, ये विडंबना कहिए कि तब तक आप किसी को एक्नॉलेज नहीं करते हैं जब तक उसका शेयर ऑफ वॉलेट आपको पसंद नहीं आता। तो आवाज, आज वही आपने अर्थ की बात अर्थ वही मैं कह रहा था कि वो वहीं तो जब तक आपके पर्स की शक्ति का एहसास उसे होता है तब आपकी आवाज भी सुनता है, आपकी आवाज सुन। लेकिन अब वो थोड़ा बदला है और लोगों के पास मंच जो है उनका लोकतांत्रिकरण हुआ है। जो उधड़ा है वो सीना होगा, कड़वा सच पीना होगा। सच में संस्कृति के मामले में प्रसून जी ऐसा लगता है कि बहुत सारा कड़वा सच है जो हम पता नहीं क्यों अपने पूरे के पूरे चिंतन में उससे सीधे सीधे मुकाबला नहीं कर रहे हैं। जैसे अब एक टर्म आई और जिसके लिए हम विशेष रूप से आपसे जानना चाहेंगे, सॉफ्ट पावर। और बार बार कहा गया कि कल्चर इज़ अ सॉफ्ट पावर, और ये जो सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट है ये कोई बहुत पुराना नहीं है। अभी 1990 में पहली बार इसकी चर्चा हुई कहीं यूरोप में, और वो पूरा का पूरा शब्द भारत की संस्कृति पर चस्पा हो गया और हमने भी सॉफ्ट पावर इसी शब्द को एक तरह से गुनना शुरू कर लिया। सॉफ्ट पावर, कल्चर इज़ अ सॉफ्ट पावर। क्या सचमुच कल्चर सॉफ्ट पावर ही है या सॉफ्ट पावर से कुछ और चीज़ है, कुछ अलहदा चीज़ है? देखिए, हमारे देश के लिए तो सॉफ्ट पावर से कहीं बहुत बड़ी चीज़ है। सॉफ्ट पावर जैसा नाम दे करके हम अपनी संस्कृति के साथ न्याय नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जब भी आप ये शब्द निकाल के एब्रीविएशंस बनाकर हमारी इस देश की संस्कृति को कभी भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, कोई भी शब्द से आप डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि आप न्याय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतनी वृहत है, इतना विस्तार है इस संस्कृति का, और इतनी नुआंस्ड है, इतनी सूक्ष्म है कि ये इसके साथ ये ब्लंटली डिफाइंड जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, मुझे लगता है ये उसके साथ न्याय नहीं कर सकती हैं। आप सॉफ्ट पावर कह के न्याय नहीं कर पाएंगे हमारे देश की संस्कृति से। और दूसरा, उसमें मूल रूप से देखिए, जब आप सॉफ्ट पावर कहते हैं तो कहीं आपके अंदर एक तरह की लिप्सा है, कहीं आपके अंदर छा जाने के प्रयास हैं, कहीं आपके अंदर बिना मेरिट के कुछ पा लेने की भी कोशिश है। जी। अगर आप इस देश की संस्कृति को देखें तो हमारे यहाँ स्वतः स्फूर्त, एक जिसे ऑर्गेनिक कहते हैं, हमारी संस्कृति पर हमारा विश्वास इतना दृढ़ विश्वास है, अंदर तक रहा है कि हमें कभी ये आवश्यकता नहीं पड़ी कि उसकी मार्केटिंग करें। हाँ, उसे ले जाकर लोगों तक हम बेचें। हम उसे इतना सेक्रेट समझते रहे हैं, वो हमारे जीवन में का ऐसा हिस्सा है, हमारे प्राण का हिस्सा है कि हम उसे इस तरह से छोटा नहीं कर पाते हैं। हम उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के पक्ष में खड़े नहीं हो पाते हैं, और ये सोच भी हमारे मस्तिष्क में दस्तक नहीं देती है। हमें ये सोच भी नहीं आती कि इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि मैं विश्व के कई देशों में जाता हूँ, हमारे देश से जुड़ी हुई चीज़ें जैसे योग है, आयुर्वेद है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देती हैं, और हमारे देश वाले वहाँ, उसमें कहीं हमारे देश वाला कोई व्यक्ति नहीं होता, कोई और ही व्यक्ति उनका लाभ उठा रहा होता है। हमारे धन में जो आपने वसुधैव कुटुंबकम की सच में अगर आपको मिसाल देखनी है तो आप देख लीजिए कि हमारे देश से निकली हुई, उपजी हुई अच्छी अच्छी चीज़ें कहाँ कहाँ तक पहुँच गई हैं, और हमने उसकी मार्केटिंग नहीं की है। वो ऐसी उनके अंदर शक्ति है कि वो लोगों तक पहुँच रही हैं। अगर मैं ऐसा कह रहा हूँ तो साथ साथ मुझे इसका भी संज्ञान है कि जिस विश्व में आज हम रह रहे हैं, शायद वहाँ बाय डिज़ाइन भी कुछ करने की आवश्यकता है। नहीं, लेकिन ये जो आपने बात की कि पूरे विश्व में भी अलग अलग जगह पे वो सारी चीज़ें फैली भी हैं,
और ऑर्गेनिकली वो गई हैं, स्वयं स्फूर्त भी गई हैं, क्योंकि संस्कृति में शक्ति है। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि वो संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, वो संस्कृति को पोषित कर रहे हैं। ये भी एक भ्रम बड़ा अजीब सा है। तो मतलब आप क्या सोचते हैं कि संस्कृति की तो अपनी इतनी शक्ति है और वो दरअसल कोई पावर वाली शक्ति नहीं है, किसी से छीनना, झपटना या किसी पर अधिकार जमाने वाली शक्ति नहीं है। वो तो एक तरह से उस पर अपनी छाया, अपना विस्तार, उस तरह की बात संस्कृति में आती है। वही हम सोचते हैं। जो आप कह रहे हैं, एक भारतीय मूल रूप से संस्कृति के बारे में यही विचार रखता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक ग्लोबल विलेज की बात करते हैं जी, और आप मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, कहीं ना कहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि प्रेजेंटेशन और जिस तरह से आज कुछ विश्व के कुछ हिस्से हैं जिनकी संस्कृति को अनफेयर एडवांटेज मिलता है, क्योंकि जो आधुनिक टूल्स हैं हमारे सामने, चाहे वो ऑडियो विजुअल हो, चाहे वो संचार के माध्यम हो, उनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचते हैं। ये विवाद कर सकते हैं कि मैं पहुंचना ही नहीं चाहता, और इस पर फिर मैं कुछ नहीं कह सकता कि हाँ, कोई आवश्यक नहीं है, जो स्वयं पहुंचेगा वही सही है। लेकिन साथ साथ हमने ये भी देखा है कि अगर आप ढोल के साथ बांसुरी का स्वर सुनना चाहेंगे तो शायद ढोल की जो आवाज़ है उसमें बांसुरी की आवाज़ खो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आवश्यक होगा कि जब ढोल बज रहा हो तो बांसुरी वाले को ये कहा जाए कि चलिए आप उधर वो पहाड़ी पर वहाँ बैठते हैं, वहाँ आपको सुनते हैं, वहाँ हम सुन पाएंगे आपको। इसका मतलब ये है कि कहीं ढोल के स्वर में बांसुरी लुप्त प्राय ना हो जाए, कहीं वो खो ना जाए, कहीं उसके स्वर जो है मंथर ना हो जाए। इसके लिए प्रयासों की आवश्यकता भी पड़ेगी। बांसुरी और ढोल के बीच मुकाबला नहीं है। एक्चुअली अगर आप मूल रूप से जाएं तो संस्कृतियां एक दूसरे से नहीं लड़ रही हैं, ये तो राजनीति लड़ रही है। हाँ। ये तो वन अपमैनशिप ऑफ फ्यू पीपल कि मुझे ये सिद्ध करना है कि मैं बेहतर हूं, उसमें कहीं संस्कृति को खींचा जा रहा है। संस्कृति कोई कुश्ती करने के लिए नहीं आती है, ना कि कला कुश्ती करने आती है। उसके बावजूद हम मुकाबले करते हैं। हम कहते हैं कि इस साल का बेस्ट गाना ये है, इस साल की बेस्ट फिल्म ये है, इस साल की बेस्ट कविता ये है। अरे फूलों के एक बाग में कभी आपने देखा कि सूरजमुखी का फूल गुलाब के फूल से कंपटीशन करता है? वो कंपटीशन नहीं कर सकता। और यही कंपटीशन हम स्कूलों में भी लेकर के आते हैं। ये नंबर 1 बच्चा है, ये नंबर 2 बच्चा है, ये नंबर 3 बच्चा है। इतना नैरो विजन अगर आप रखेंगे कि कौन नंबर 1 है और नंबर 2 है, और आप देखते हैं अक्सर कि स्कूलों में नंबर 1 और नंबर 2 वाले जीवन में नंबर 2 और नंबर 3 नहीं रह पाते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पूरी सोच है उस पर ये प्रश्न चिन्ह लगाता है लौट फिर करके। लेकिन अगर आप उसमें आते हैं कि ढोल के सामने बांसुरी को बचाना भी आवश्यक है, तो वो उन लोगों की जिम्मेदारी बन जाती है जो ये फ़र्क देख रहे हैं और ये इसे लुप्त होता हुआ देख रहे हैं। नहीं, लेकिन हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि बांसुरी सुनने के लिए भी कान तैयार हों। यानी पर काम अगर वो सुनाई ही नहीं देगी। हाँ, देखिए, अगर वो बांसुरी आप अलग से बैठकर सुना रहे हैं, उसके लिए कान तैयार करने की ज़रूरत है। मैं म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हूँ, संगीत का विद्यार्थी हूँ, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितने तानसेन चाहिए उतने ही कानसेन भी चाहिए। जी हाँ। तो वो कानसेनों की आवश्यकता है, लेकिन अगर वो ढोल के साथ बज रहा होगा तो आप सुन नहीं पाएंगे। जी। तो उसके भी जो डिफ्रेंशिएशन चाहिए और उसको जो प्लेटफॉर्म चाहिए उसकी भी आवश्यकता है। और आज के युग में वो प्लेटफॉर्म्स हैं, अवेलेबल हैं। हम उनकी तरफ से आंखें नहीं मूंद सकते। देखिए, हम जो है इसमें प्रवृत्ति चाहिए, निवृत्ति नहीं चाहिए। ये जब आपने बात कही प्रवृत्ति और निवृत्ति, ये बहुत सुंदर आपने उपमा दे दी और मैं बड़ा उससे बहुत मोहित हो गया। लेकिन ये
उससे पहले जो आपने बात कही प्लेटफॉर्म की, आपका चूँकि संबंध फिल्म से है और मैं थोड़ी देर के लिए सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष की आपकी जो जिम्मेदारी उसको अलग रख के प्रसून जोशी जो एक कलाकार है, जो एक संस्कृति धर्मी है, उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स का जो आगमन हो गया और जिससे बार बार ये कहा जाता है कि इससे हमारी संस्कृति को खतरा है और संस्कृति इससे बड़ी आहत हो रही है, और कई लोग इसकी नियमन की बात भी करने लगे हैं कि इसमें कैसे इसका नियमन होना चाहिए। एक संस्कृति कर्मी के रूप में आपके मन में क्या बात आती है इसको लेकर? देखिए, जहां भी प्रॉफिटेबिलिटी है, बिजनेस है, कॉमर्स है, वहां पर आपको अकाउंटेबिलिटी तो रखनी ही पड़ेगी। आप मुक्तिबोध से अकाउंटेबिलिटी उनसे भी आप आशा रखते हैं कहीं अब समाज के प्रति उनकी हो, लेकिन वो मुक्तिबोध आपके पास बार बार अपना माल बेचने नहीं आ रहे हैं। अपनी कविता वो मुक्तिबोध लिख रहे हैं। वो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं, कवि हैं, लेखक हैं जो अपनी बात अपनी तरह से कह रहे हैं, और अगर आप पढ़ते हैं अच्छी बात है, नहीं पढ़ते तो आपके घर जा के दरवाज़ा खड़खड़ा करके वो आपको बेच नहीं रहे हैं। तो जहाँ भी कॉमर्स आता है, जहाँ प्रॉफिटेयरिंग आती है, जहाँ पर शेयर ऑफ वॉलेट आता है, वहाँ पे आपको शेयर ऑफ वॉइस का रिस्पेक्ट भी करना होगा। यू कैन नॉट से दैट आई वॉन्ट योर शेयर ऑफ वॉलेट बट आई डोंट केयर फॉर योर शेयर ऑफ वॉइस। तो इसलिए अकाउंटेबिलिटी की आवश्यकता है। अब वो अकाउंटेबिलिटी कैसे लाया जाए, और जो भी व्यक्ति मुझसे कहता है कि मैं बिजनेस करूंगा लेकिन आई विल नॉट बी अकाउंटेबल, तो मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अनफेयर हो रहा है। ये फेयर बात नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी से लाभ कमा रहे हैं, किसी से आपको फायदा हो रहा है, मॉनेटरी गेन हो रहा है, आप एक मार्केट की तरह उसको देखते हैं, तो उसमें किसी ना किसी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कोड ऑफ कंडक्ट आपको फॉलो करना चाहिए। वो कोड ऑफ कंडक्ट कैसे इवॉल्व होगा, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट कहाँ होगा, उसका वो बीजारोपण कहाँ होगा, उसकी आत्मा कहाँ पर बैठेगी, इस पर आप चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि नहीं, मेरे हिसाब से वो ज़रूर होना चाहिए, और वो किसी भी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और किसी भी चीज़ की जिसमें कॉमर्स जुड़ा हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट है। प्रसून जी, संस्कृति को लेकर जो सारी बातचीत आज हम कर रहे हैं, उससे उभर कर एक ही बात आती है कि कल्चर सॉफ्ट पावर नहीं है और इसे सॉफ्ट पावर की तरह नहीं लिया जाना चाहिए। तो आप इस बातचीत के समारोह में कल्चर को फिर एक बार कैसे एक भारत की प्रतिनिधि शक्ति के रूप में कल्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पावर ऑफ इंडिया? देखिए, संस्कृति जो होती है, दिनकर जी ने संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है उसमें इसको बहुत अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। उन्होंने ये संस्कृति की और इतिहास की के अंतर को बताया है, बिल्कुल। और उन्होंने ये कहा है कि इतिहासकार भूल कर सकता है लेकिन संस्कृति भूल नहीं करती। संस्कृति में आपको वो चीज़ दिखाई देती है क्योंकि वो उसकी सुवास, उसकी गंध, वो संस्कृति में जीवित रहती है। आप ये कह सकते हैं, देखिए, अतिथि देवो भव जब आप कहते हैं तो वो आपके हाव भाव में, आपके जीवन में परिलक्षित होता हुआ सत्य है जी। जब आप वहां जाते हैं और अतिथि को देवता की तरह पूजा गया पाते हैं, तब आपको संस्कृति की झलक दिखाई देती है। शायद उसका जिक्र किसी इतिहासकार की भूल से ना हो पाया हो, लेकिन जीवन में उसका परिलक्षित होना नहीं रोक सकते आप। संस्कृति जो है वो धमनियों में दौड़ती है, संस्कृति जो है आप जीते हैं। इसलिए आप कुछ भी करेंगे, भारतीय संस्कृति मैं मानता हूं, विदेश में कहीं भी चला जाए व्यक्ति, उसके अंदर वो भारतीय संस्कृति का धागा आपको दिखाई देता है। और मैं इस देश की, इस भूमि की संस्कृति को लेकर इतना आशान्वित रहता हूं, और मुझे लगता है कि कहीं भी अगर उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, जो लोग समर्थ हैं, सक्षम हैं और देख सकते हैं कि हमारी संस्कृति का रिप्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं हो रहा है, उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उसके लिए ज़रूर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि उसका मूल स्वरूप जो है बहुत सुंदर है और उसे बचाने की आवश्यकता है, और
वो खुद को बचा लेगी। मैं उसको कोई ऐसा पंगु नहीं समझता हूँ हमारी संस्कृति को, मैं मानता हूँ उसकी पावर बहुत बड़ी है, लेकिन उसके स्वरूप को लगातार स्पष्ट करते रहना, लोगों को उसका सही स्वरूप दिखाई दे, इसके लिए प्रयास करना, बाकी वो संस्कृति स्वयं कर लेगी। बहुत अच्छी बात है। एक कविता कौन सी सुनाएंगे? आप सुनना चाहते थे सर्प क्यों इतने चकित हो? हाँ। और इसलिए मैं भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ कि ये भारतीय संस्कृति के लिए भी सत्य है जी कि इस पर किसी तरह तरह की संस्कृति पर आक्रमण होते रहे हैं, चाहे वो कल्चरल रूप से रहे हों या किसी सैन्य रूप से रहे हों, लेकिन ये संस्कृति जो है फिर भी आपको वैसे ही चमचमाती हुई दिखाई देती है। और आज हम कितने प्रेम से उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपकी आंखों में हमेशा देखता हूँ उस संस्कृति के लिए प्रेम, और वो कहाँ से आता है? सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं। सत्य हूँ आश्वस्त, बहुत सुंदर पंक्ति। पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं, ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की अभिव्यक्त की, मैं अभय लेकर चलूंगा ना व्यथित ना त्रस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, वक्ष पर हर घाव से अंकुर मेरे उगते रहे। बहुत सुंदर। वक्ष पर हर घाव से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं, भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है जी, है मेरा उद्गम कहां पर और कहां गंतव्य है, दिख रहा है सत्य मुझको रूप जिसका भव्य है, मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त। बहुत सुंदर। बहुत है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में, है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका बुलबुला हूं सृष्टि में, एक लघु सी बूंद हूं मैं एक शाश्वत वृष्टि में, है नहीं सागर को पाना मैं नदी संन्यस्त हूं, बहुत सुंदर। है नहीं सागर को पाना मैं नदी संन्यस्त हूं, सर्प क्यों इतने चकित हो दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से सत्य हूं आश्वस्त हूं। और मैं इस संस्कृति के बारे में आश्वस्त हूं। बहुत सही। सत्य हूं आश्वस्त हूं, वो भारतीय संस्कृति जो हमारी धमनियों में बहती है, जो हमारी जीवन की एक मूल शिरा है, मूल तंतु है, उस संस्कृति को हम कैसे अलग कर सकते हैं, उस संस्कृति को हम कैसे भूल सकते हैं। और उस संस्कृति में अपने अंदर इतनी अधिक शक्ति, इतनी अधिक ऊर्जा है कि वो अपने आप ही हम सबको उस बहाव में बहा कर ले जाएगी। यही सत्य है और इसी बात को लेकर हम सब आश्वस्त हैं। प्रसून जी, आप आज हमारे साथ आए और हमने संस्कृति को लेकर इतने विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।